आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गुणनखंड अर्थात फैक्टर्स। गुणनखंड क्या होते हैं सबसे पहले जानते हैं। तो हमारा रीट 2022 का जो टारगेट है उसमें 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरे टॉपिक का नाम दिया गया है फैक्टर्स अर्थात गुणनखंड। और गुणनखंड में भी हमें कौन से पढ़ने हैं? केवल सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो सिलेबस में पहले से लिखा हुआ है सरल बीजीय व्यंजकों के, अर्थात आपको केवल जो सरल सिंपल बीजीय व्यंजक है उन्हीं के गुणनखंड पढ़ने हैं। आपको बहुत ज्यादा उलझे हुए सवाल इसमें नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपके रीट में सरल चीजें ही पूछी जाएगी। इसने खुद लिख दिया है सरल बीजीय, बहुत अच्छी बात है, इसने खुद लिख के दे दिया। तो हम सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उन्हीं के फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। जानते हैं गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे टुकड़े जो गुणा के रूप में लिखे गए हों, क्योंकि गुणन का मतलब होता है गुणा के रूप में और खंड का मतलब होता है टुकड़े। अर्थात किसी बीजीय व्यंजक के हम इस प्रकार से टुकड़े करें कि वो टुकड़े आपस में गुणा के रूप में लिखे जाएं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सिंपल सी संख्या दी है 6 और कहा भाई इसके टुकड़े करके दिखाओ। आप इसके टुकड़े ऐसे कर सकते हैं 2 गुणा 3। आप इसका टुकड़ा ऐसे कर सकते हैं 1 गुणा 6। ठीक, तो आपने यहाँ पे इसके अलग अलग प्रकार से टुकड़े कर दिए। 2 गुणा 3 को आप 3 गुणा 2 लिखो, चाहे 2 गुणा 3 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 गुणा 6 को 6 गुणा 1 लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो टुकड़े हैं 2 और 3, ये इसके 6 के गुणनखंड है। ये जो टुकड़ा है 1 और 6, ये भी इस 6 के गुणनखंड है। तो गुणनखंड का अर्थ आपके समझ में आ गया है कि किसी भी संख्या को टुकड़ों के रूप में तोड़ के लिखना और इस प्रकार से तोड़ना कि वो टुकड़े आपस में गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। अब इसको बीजीय व्यंजक में जब अपन लिखेंगे, मान लीजिए यही लिखा हुआ था 6x² लिखा हुआ था, तो आप इसके टुकड़े ऐसे कर सकते हैं। गणितीय संख्या का टुकड़ा गणितीय संख्या के रूप में कर दीजिए। जैसे 6 का टुकड़ा किया 2 गुणा 3, तो आपने 2 लिखा और गुणा लिखा 3। अब हम देखते हैं x² का गुणा करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x और गुणा 3x, क्योंकि x और x गुणा होके वापस x² आ जाएगा। 2 और 3 होके गुणा 6 आ जाएगा। तो टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि वापस गुणा होने पर मूल संख्या हमें प्राप्त हो जाए। अब गुणनखंड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो लिखिए अभाज्य गुणनखंड। इसमें लिखिए किसी संख्या के अभाज्य संख्याओं के रूप में अभाज्य संख्याओं के रूप में किए गए टुकड़े जो गुणा होकर मूल संख्या बना देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने एक उदाहरण लिया 30। अब 30 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को गुणा करने पर जो गुणा होकर वापिस मूल संख्या बना दे, अर्थात वो टुकड़े गुणा होकर वापिस मूल संख्या है 30, इसको बना दे। तो हम सबसे पहले इस 30 में किसका भाग देंगे? तो अभाज्य गुणनखंड में एक नियम होता है कि आपको जो गुणनखंड करने हैं वो केवल अभाज्य संख्याओं के रूप में ही करने हैं। हालांकि आप 30 को देखें तो इधर लिखता हूं मैं 30। तो 30 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 30। आप चाहें तो 30 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 6। आप चाहें तो 30 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणा 3। आप चाहें तो 30 को ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुणा 2। लेकिन
क्या ये टुकड़े अभाज्य गुणनखंड के रूप में है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 30 अभाज्य संख्या नहीं है, 30 के और भी टुकड़े किए जा सकते हैं। यहाँ पे 6 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 6 के टुकड़े और किए जा सकते हैं। यहाँ पे 10 है, वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 10 को 5 गुणा 2 लिखा जा सकता है। यहाँ पे 15 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये सारे गुणनखंड तो है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम किसका भाग देते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का। और आप जानते ही हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग चला गया कितनी बार? 15 बार। उसके बाद में हम पुनः 2 का भाग देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। इस कारण से हम किसका भाग देंगे? अगली अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं होती है। तो अगर हम अभाज्य संख्याओं का भाग दें तो अगली अभाज्य संख्या है 3। 3 का भाग 15 में जा रहा है कितनी बार? 5 बार। अब क्या 3 का भाग दोबारा जा रहा है? नहीं जा रहा। तो अगली अभाज्य संख्या कौन है? 5। उसका भाग इसमें जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 5 का भाग 5 में कितनी बार? 1 बार। जहां पे ये 1 आ जाए वहीं पे हम रुक जाते हैं, आगे भाग नहीं देते हैं। अब ये जो टुकड़े हैं इनको अगर वापस गुणा करें तो ये वापस 30 बना देंगे। कैसे? इसको 2 को, 3 को और 5 को गुणा करते हैं तो ये 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 हो गया 30। अब यहाँ पे जो टुकड़े प्राप्त हुए हैं वो सारी अभाज्य संख्याओं के रूप में है। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड वे गुणनखंड होते हैं जो अभाज्य संख्याओं के रूप में होते हैं। तो 30 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। आपके समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो हमें केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। तो नोट कर लीजिए एक उदाहरण। एक और उदाहरण देखते हैं। लिखिए 64, 64 लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। 2 का भाग कितनी बार? 32 बार। देखो किसी भी संख्या में 2 का भाग देना है तो आधा कर दो। 64 का आधा 32। दोबारा भाग गया 2 का तो 32 का आधा 16। दोबारा भाग गया 2 का तो 16 का आधा 8। दोबारा भाग गया 2 का तो आधा हो गया 4। फिर से 2 का भाग दिया तो आधा हो गया 2। 2 का भाग दिया तो लास्ट में आ गया 1। अब यहाँ पे जिसका भी भाग दिया है उन सबको आपस में गुणा करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है तो आप 6 बार 2 को ऐसे लिख देंगे। और जब वापिस इसको गुणा करेंगे तो आपको मूल संख्या 64 प्राप्त हो जाएगी। ये मैंने 6 बार 2 को लिखा है और आपस में गुणा करके लिखा। तो जैसे ही इसका गुणनफल करेंगे तो रिजल्ट 64 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 64 के अभाज्य गुणनखंड है ये सारे, यहां से लेके यहां तक। तो अभाज्य गुणनखंड करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हम देखते हैं कि क्या अभाज्य गुणनखंड है, इसके अलावा जो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहेंगे कुल गुणनखंड। तो लिखिए कुल गुणनखंड या सारे गुणनखंड या सभी गुणनखंड। कुल गुणनखंड। देखिए किसी भी संख्या है को, जैसे मान लीजिए 30 है तो इसको टुकड़ों के रूप में लिख देना। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे खंड जो आपस में गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो 30 को हम टुकड़ों के रूप में तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1। अब 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 30 बार। तो इसको लिखा जा सकता है 1 गुणा 30। दूसरा तरीका, हम अगर 30 में भाग दें 2 का तो कितनी बार जाता है? 15 बार। तो 2 गुणा 15। उसके बाद में अगर हम 30 में भाग दें 3 का तो कितनी बार जाता है? 10 बार। इसके बाद में भाग दें 30 में 4 का तो 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो अगली संख्या है 5। 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। उसके बाद में 6 के बाद 5 के बाद में अगली संख्या है 6। 6 का भाग 5 बार। तो इसको 5 गुणा 6 लिखो, चाहे 6 गुणा 5।
उसके बाद में 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 8 का भाग भी नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 10 का जा रहा है, लेकिन ये पहले से लिखा हुआ है 10 गुणा 3। उसके बाद में 10 के बाद में 11, 12, 13, 14 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 15 का जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 गुणा 2। उसके बाद में 15 के बाद में आप देखेंगे डायरेक्ट 30 में किसका भाग जाने वाला है, 30 का। तो किसी भी संख्या की अगर गुणनखंड करने हो तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि इस संख्या के आधे मतलब 15 तक के गुणनखंड करके देख लो, उसके बाद में तो ये खुद संख्या है उसी का भाग जाएगा। तो जैसे 15 का भाग देके देखा तो 15 गुणा 2, उसके बाद में 16, 17 का भाग देने की आपको जरूरत नहीं है, इसके बाद में आपको डायरेक्ट चलना है 30 पे। तो आधा आ जाए तो आधे के बाद में खुद संख्या 30, 30 का भाग जाएगा एक बार। तो हमने देखा कि 5 तक भाग देने के बाद में वापिस 6, 7, 6, 10, 15 और 30 का भाग जा रहा है, लेकिन वो हम पहले से लिख चुके हैं। अब यहाँ पे जितने भी टुकड़े हैं वो सारे इसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो हम अगर कहें कि 30 के कुल कितने गुणनखंड है, कुल कितने गुणनखंड है, तो कितने गुणनखंड है हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे आपके पास में आया 8। और कौन कौन है ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन है, तो हम बता देंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। तो ये इसके गुणनखंड है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इसको आप नोट कर लीजिए। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे एक संख्या है 24 और इस 24 के कुल गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसमें भाग देंगे 1 का, कितनी बार जाएगा, 24 बार। तो 1 गुणा 24 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम भाग देंगे इसमें 2 का, कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 2 गुणा 12 भी लिखा जा सकता है। फिर भाग देते हैं इसमें 3 का, 24 में 3 का कितनी बार जाएगा, तो 8 3 24, 8 बार जाएगा। उसके बाद में इसमें भाग जा रहा है 4 का, कितनी बार, 6 बार। उसके बाद में 5 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। फिर 6 का भाग जा रहा है, लेकिन 6 पहले से लिखा हुआ है, 4 बार चला जाएगा। फिर 7 का नहीं जाएगा, फिर 8 का जाएगा 3 बार, फिर 9, 10, 11 का नहीं जाएगा, फिर 12 का जाएगा 2 बार। अब 24 का आधा होता है 12, 12 का भाग देके देख लिया। उसके बाद में आपको आगे की संख्याओं के भाग देने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट 24 का भाग देंगे, एक बार चला जाएगा। यहाँ पे भी इसके कुल कितने गुणनखंड हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे इनके कुल गुणनखंड हम लिखना चाहें तो ये हो गए 8। और कौन कौन है, कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब हम एक ऐसा तरीका ज्ञात करते हैं कि जिससे डायरेक्टली हम पता कर लें कि 30 के कुल कितने गुणनखंड होंगे या 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो जैसे हम 30 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले 2 का भाग दिया 15 बार, 3 का भाग दिया 5 बार और 5 का भाग दिया 1 बार। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंडों को ऐसे लिख लेते हैं, देखो 2 गुणा 3 गुणा 5। अब 2 कितनी बार आया है, 1 बार। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात कितनी है, 1, 3 की घात भी कितनी है, 1 और 5 की घात भी कितनी है, 1। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है कि भाई इसके गुणनखंड है A, B और C। या मान लीजिए आप इसके गुणनखंड जैसे M, N और O या X Y Z लिख लीजिए, X Y और Z, ये इसके गुणनखंड है। और इसकी घातें लिख लीजिए, जैसे A लिख ली मान लो, B और C, इस प्रकार से। ठीक, ये आपस में गुणा है। तो कुल गुणनखंड ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, कुल गुणनखंड बराबर, यहाँ पे जो घात होती है, जैसे इसकी घात है 1, उस घात में 1 जोड़ देते हैं A+1 और उसको गुणा करते हैं।
यहाँ वाली घात में एक जोड़ के b+1 से गुणा करते हैं और यहाँ वाली घात से गुणा करते हैं c+1 से। ठीक, तो सूत्र हो जाता है कुल गुणनखंड ज्ञात करने का a+1 b+1 और c+1। a का मतलब होता है पहले अभाज्य गुणनखंड की घात, b का मतलब होता है दूसरे अभाज्य गुणनखंड की घात और c का मतलब होता है तीसरे अभाज्य गुणनखंड की घात। अगर अभाज्य गुणनखंड और ज्यादा हो तो यहाँ पे c की जगह d e f g h ऐसे लिखते जाते हैं। तो हम देखो 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 2 3 और 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। और 2 की घात है 1, तो 1 घात तो लिखी हुई है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब भी कितना होता है 1 घात, उसमें 1 जोड़ते हैं तो 1 में 1 जोड़ते हैं। और b की घात, तो 3 की घात भी कितनी है 1 और +1 मतलब 1 जोड़ते हैं। c का मतलब होता है तीसरे अभाज्य गुणनखंड की घात, इसकी घात भी कितनी है 1 है, उसमें 1 जोड़ते हैं। ये हो गया 1 + 1 2 और गुणा 1 + 1 भी 2 और 1 + 1 भी 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 हो गया 8। आपको पता चल गया कि 30 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो 8 हो सकते हैं। अब चेक करते हैं 24 के, तो इसको उतार लीजिए, थोड़ी जगह खाली कर देते हैं। अगला देखते हैं 24। 24 के कुल अभाज्य गुणनखंड है, सॉरी कुल गुणनखंड है वो 8 आने चाहिए। तो सबसे पहले हम 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग कितनी बार बताइए 6 बार, 2 का भाग कितनी बार 3 बार, और फिर 3 का भाग कितनी बार 1 बार। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब देखिए 2 कितनी बार आया 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात कितनी है केवल 1। अब कुल गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो सूत्र है a+1 b+1 c+1। a का मतलब होता है पहले अभाज्य गुणनखंड की घात। आपको देखो अभाज्य गुणनखंड अगर सेम है तो पहले उसको घात के रूप में लिखना होगा। 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 है, इसका मतलब a का मान कितना है 3, आपने लिखा 3, उसमें 1 जोड़ना है, गुणा b का मतलब दूसरे पद की घात कितनी है 1, उसमें भी 1 जोड़ना है। 3 + 1 हो गया 4 और गुणा 1 + 1 हो गया 2, 4 गुणा 2 होता है 8। नोट कर लीजिए इसको। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखिए 64 और सोल्व कीजिए 64 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। 64 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। तो तरीका देखते हैं। सबसे पहले 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग 32 बार, 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार 6 बार। तो ये आपने लिखा 2 गुणा 2 कितनी बार 6 बार लिखा। तो आप किसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 6, क्योंकि आपको घात के रूप में लिखना है। अब सूत्र क्या है, कुल गुणनखंड बराबर a+1 गुणा b+1 गुणा c+1। अब यहाँ पे तो केवल एक ही पद है, एक ही अभाज्य संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस अभाज्य संख्या की घात कितनी है 6, तो हम लिखेंगे 6 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 1 6 और 1 कितना होता है 7। अब इसके कुल गुणनखंड कितने आए 7, चलो चेक करते हैं 7 आते हैं या नहीं आते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो हमने लिखा 64, 64 में सबसे पहले 1 का भाग दिया,
एक का भाग कितनी बार जाएगा? 64 बार, तो 1 गुणा 64। उसके बाद में 64 में 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 32 बार। उसके बाद में 64 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो फिर 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 16 बार। उसके बाद में 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भी भाग नहीं जाएगा, उसके बाद में 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 अंटे 64। देखिए 8 गुणा 8, 8 अंटे 64। उसके बाद में 9 का नहीं जाना, 10 का भी नहीं जाना, 11 का नहीं जाना, 12 का भी नहीं जाएगा, 13, 14, 15 नहीं जाएगा, फिर 16 का जाएगा, लेकिन कितनी बार? 4 बार। तो ये पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद में 16 के बाद में आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 16 के बाद में 17, 18, 19, 20 किसी का भी भाग नहीं जाएगा, 24 से पहले 24 का भी नहीं जाएगा, फिर 32 का जाएगा। तो 32 का कितनी बार? 2 बार, पहले से लिखा हुआ। उसके बाद में 64 का आधा होता है 32, 32 तक पहुंच चुके हैं, तो 32 से लेके 64 तक किसी का भाग नहीं जाएगा, 64 का ही जाएगा। 64 का एक बार लिखा हुआ है। अब आप समझिए कौन कौन से इसके गुणनखंड है। एक तो एक, भाई एक का भाग जा रहा है, जिसका भी भाग जाता है वो उसका गुणनखंड होता है। एक का जा रहा है, दूसरा किसका? 2 का, फिर किसका? 4 का। अब आगे बताइए आप, अब किसका भाग जा रहा है? 8 का। अब आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 ये 8 आना चाहिए था, जबकि उत्तर तो 7 आ रहा है। आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, 8 गुणा 8, इसका मतलब 8 का भाग जा रहा है ना? यहाँ पे भी लिखा हुआ है 8 का भाग जा रहा है, तो इस वाले 8 का भाग दो चाहे इस वाले का भाग दो, गुणनखंड तो एक ही हुआ ना 8। इसलिए अगर दोनों समान है तो हम दोबारा नहीं जोड़ेंगे उसको, इसको एक ही मानेंगे, क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है वह संख्या जिसका भाग चला जाए। बस कितनी बार जाए कोई परवाह नहीं करनी है, पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो 8 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो फिर हम दोबारा थोड़ी देंगे कि 8 का भाग जा रहा है क्या? नहीं, 2 बार भाग नहीं देना है, एक बार ही देना है। तो 1 2 4 8, 1 2 4 8, उसके बाद में इस 8 को नहीं लेंगे, फिर 16 का भी जाता है, 32 का भी जाता है और 64 का भी जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक नोट लिखाते हैं आपको। अब लिखिए गुणनखंड, गुणनखंड की परिभाषा लिखाते हैं। गुणनखंड लिखिए, वह संख्या जिसका भाग, वह संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा चला जाए, दी गई संख्या में पूरा पूरा चला जाए, गुणनखंड कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। एक सवाल और लिखिए, 100 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? 100, 100 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? सोल्व करके बताइए। देखते हैं। तो सबसे पहले हम 100 में 2 का भाग देंगे, जाएगा 50 बार, 2 का भाग 25 बार, 5 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 2, 5 गुणा 5, तो 5 की घात 2। तो यहाँ पे a प्लस बी, सॉरी a+1 और b+1, तो a का मान 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे b का मान भी 2 प्लस 1 3, तो 3 गुणा 3, ये हो जाएंगे 9 गुणनखंड। 100 के कुल कितने गुणनखंड हुए? तो 9 गुणनखंड आ गए। अब चेक करते हैं कौन कौन से 9 गुणनखंड है। तो 100 को आप लिख सकते हैं 1 गुणा 100, आप लिख सकते हैं 2 गुणा 50, आप लिख सकते हैं 4 गुणा 25, आप लिख सकते हैं 5 गुणा 20, आप लिख सकते हैं 10 गुणा 10। इसके अलावा और कोई गुणनखंड इसके नहीं होंगे। तो चेक करते हैं कुल कितने हैं। तो 1 2 3 4 5
और ये 10 10 सेम इसलिए 5, फिर 6 7 8 और 9, कुल कितने गुणनखंड आए? 9। तो 9 गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना और किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक। अब एक सवाल लिखिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे लिखो एक सवाल, निम्न में से कौन सा गुणनखंड 72 का गुणनखंड नहीं है? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 72, ऑप्शन सी में 9 और ऑप्शन डी में 15। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा गुणनखंड 72 का गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि जो भी गुणनखंड है उसका भाग 72 में जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था कि 100 के गुणनखंड थे, 1 था, उसके बाद में 2, है ना, और लास्ट में 100 भी था, 50 भी था, 25 भी था, 10 भी था, है ना। इस प्रकार से गुणनखंड थे। एक का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी 100 में जाएगा, 10 का भाग भी जाएगा, 25 का भी जाएगा, मतलब प्रत्येक गुणनखंड का भाग दी गई मूल संख्या में पूरा पूरा चला जाता है। तो एक का भाग 72 में जाता है। तो एक जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 72 का 72 में जाता है। तो खुद संख्या स्वयं की गुणनखंड भी होती है। 9 का भाग भी जाता है और 15 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो ये ऑप्शन हो गया डी। ठीक। अब ये तो हमने देखा गणितीय संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना। अब हम इसको अप्लाई करते हैं बीजीय व्यंजकों पे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में दिया गया है वो दिया गया है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो यहाँ तक जो पढ़ा वो आपका बेसिक क्लियर करने के लिए था। अब गुणनखंड आपके समझ में आ चुके हैं। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं बीजीय व्यंजकों पे। तो आप बीजीय व्यंजक वाली क्लास ले चुके हैं तो अच्छे से जानते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक में एक तो चर पद होता है और एक अचर पद होता है। जैसे एक अचर पद है 5 और कोई चर पद है x, और मान लीजिए इसकी घात भी हो सकती है x²। हो सकता है इसमें अन्य कोई पद जुड़ा हुआ हो जैसे 3y। ठीक। तो ये एक कोई बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं तो हम वो सीखते हैं। तो हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो जितने फॉर्मूले हमने बीजीय व्यंजकों में पढ़े हैं, सर्व समीकाएं जिसको हमने कहा था, सर्व समीकाएं अर्थात वे सूत्र जो हम गणित में डायरेक्टली काम में ले सकते हैं, वो सारी सर्व समीकाएं हैं। अब मैं एक तो पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। अब आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा इसका उल्टा रूप, अर्थात a² + b² + 2ab। अगर आपको इसके गुणनखंड पूछे तो इसके गुणनखंड कैसे होते हैं, तो ये किसका सूत्र है? a + b के होल स्क्वायर का सूत्र है। तो a + b के होल स्क्वायर का मतलब a + b और a + b आपस में 2 बार गुणा है। तो इसका गुणनखंड ये हो गया। अब इसका ये गुणनखंड क्यों है? क्योंकि हमने इसको इस रूप में लिख दिया कि जो भी टुकड़े हैं वो आपस में गुणा हो रखे हैं। a + b गुणा हो रखा है a + b से। ठीक। वापिस इधर आते हैं। देखो बीजीय व्यंजकों में अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5x², तो इसका मतलब यहाँ पे 5 के और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये गुणा का चिन्ह माना जाता है। मतलब 5 गुणा हो रखा है x² से। अगर गुणा हो रखा है इसका मतलब ये पूरी एक यूनिट है, इसको हम एक यूनिट कहेंगे। मतलब ये पूरा एक पद है, एक यूनिट कह दो, चाहे इसको आप एक पद कह सकते हैं।
ये अलग नहीं है, 5 है वो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा हो रखा है। अगर बीजीय व्यंजकों के बीच में प्लस का निशान हो या बीजीय व्यंजकों के बीच में माइनस का निशान हो, इसका मतलब इधर वाला पद अलग है और इधर वाला पद अलग है। तो यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है, इसका मतलब ए स्क्वायर अलग पद है, बी स्क्वायर अलग पद है और 2ab अलग पद है। तो जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमें प्लस का चिन्ह यूज नहीं करना। जैसे हमने मान लीजिए 25 के गुणनखंड किए तो हम 5 गुणा 5 तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 20 + 5? ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 25 के गुणनखंड लिखेंगे तो हमें जो भी टुकड़े लिखने हैं वो गुणा के रूप में लिखने हैं। अब क्या यहाँ पे ये गुणनखंड के रूप में है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में चिन्ह किसका रह गया? या तो प्लस का या माइनस का। इस कारण से ये गुणनखंड नहीं है। क्या ये गुणनखंड है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गुणा के रूप में नहीं है। तो क्या ये गुणनखंड है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये पद और ये पद आपस में गुणा के रूप में है। जैसे मान लीजिए इस 5 की जगह मैं लिख देता हूं a + b, और इस वाले 5 की जगह भी लिख देता हूं a + b। तो 5 का मान है a + b, मतलब कुछ मान लिया हमने, तो ये 5 और 5 आपस में गुणा के रूप में है, तो वो गुणनखंड है। तो वही बात यहाँ पे हो गई, a + b और a + b अगर गुणा के रूप में है, इसका मतलब वो गुणनखंड है। तो सर्व समीकरणों को भी हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इस साइड वाली जो है वो उसका गुणनखंड हो जाएगी। अब हमने खूब सारी सर्व समीकरण पढ़ी है, याद कीजिए कौन कौन सी। तो आपने दूसरी सर्व समीका ये भी पढ़ी होगी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, ये होता है a - b का होल स्क्वायर, और a - b के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a - b गुणा a - b। ये देखो गुणनखंड हो गया। a - b अगर a - b से गुणा हो रखा है, इसका मतलब ये एक टुकड़ा है और ये एक टुकड़ा है। ठीक। तीसरा, आपने देखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं एक बार a + b और एक बार a - b। इसका मतलब ये गुणनखंड है किसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, तो एक तो हो जाएगा a + b और एक हो जाएगा a - b। अगला देखते हैं, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। आपको इसने क्या लिखा था बताइए? एक बार a - b और कोष्टक के अंदर लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। अब यहाँ देखिए, ये एक टुकड़ा है a - b और एक टुकड़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े से गुणा हो रखा है, इसका मतलब ये गुणनखंड है। टुकड़े का मतलब खंड और गुणा हो रखा है, इसका मतलब गुणनखंड। अगला, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये भी आपने पढ़ा है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिखेंगे a + b, और ये गुणा हो रखा है किससे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, अंदर क्या आएगा? माइनस आएगा। ये सूत्र आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, याद मैंने आपको करवा दिए थे। छठवां हम लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है? याद करिए इससे। a + b का होल क्यूब का मतलब हो गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक में आएगा a + b। ये होता है a + b का होल क्यूब। इसका मतलब a + b आपस में कितनी बार गुणा होगा? 3 बार। इसका गुणनखंड हो जाएगा ये इस प्रकार से। ठीक। सातवां, a - b का होल क्यूब, तो इसका मतलब आएगा a की क्यूब और माइनस का b की क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a - b। इसका गुणनखंड क्या होता है? तो होता है a - b का होल क्यूब। इसका मतलब ये आपस में कितनी बार गुणा होगा? 3 बार। ये लो जी। एक लास्ट अपन ने देखा था, उसको यहां लिख देता हूं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। याद आया? जहां a + b + c का जोड़ अगर 0 होता है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc हो जाता है। तो याद कीजिए, 8वें नंबर की सर्व समीका मैंने आपको लिखाई थी a की क्यूब प्लस
बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab। आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, आठों को नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत ही काम में आने वाली है। शायद नोट कर लिया होगा। अब कुछ बातें आपको बताते हैं, देखो इनको बाकी को पढ़ा रहने दो, इतनी जगह काफी है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि 72 है, ये एक संख्या है और इस संख्या में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा जाएगा और कुछ शेष बचेगा क्या? नहीं बचेगा। जैसे भाग दिया आपने मान लीजिए 2 का, तो 36 बार भाग चला जाएगा और शेष कुछ भी नहीं बचेगा। ये आपके सबके समझ में आया हुआ है। अब मैं इसको दूसरे रूप में कहूं कि अगर किसी संख्या का भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है। ठीक, किसी संख्या का भाग दी गई संख्या में अगर पूरा पूरा चला जाता है, इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है। दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर किसी दी गई संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आए, शेषफल 0 आए, इसका मतलब भी वह उसका गुणनखंड है। दूसरे रूप में से कह सकते हैं, भाई पूरा पूरा भाग जाए तो वो गुणनखंड है। अब पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या में अन्य संख्या का भाग देने पर शेषफल यदि 0 बचता है, इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है। और शेषफल अगर 0 बचता है तो उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक इनमें से पहला ले लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप जानते हैं कि इसके गुणनखंड है a प्लस बी और a प्लस बी, दोनों गुणनखंड इसके समान है। a प्लस बी दोनों समान है, तो कोई सा भी एक गुणनखंड हम ले सकते हैं। हमने ले लिया a प्लस बी, ये इसका गुणनखंड है और हमें इसको प्रूफ करना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर a प्लस बी का भाग इसमें दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? 0। भाई गुणनखंड होगा, इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा और पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल बचेगा 0। मैंने आपको एक चीज पिछली क्लास में लिखवाई थी कि अगर शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब जिसका हम भाग दे रहे हैं उसको बराबर रख दो 0 के, और यहाँ से a का मान आप निकाल सकते हैं, इस साइड में आएगा तो माइनस का b। अगर ये मान यहाँ रखते हैं और इसका मान 0 हो जाए, अगर इसका मान 0 हो जाए, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। ठीक, तो इसका मान 0 हो जाना चाहिए, तो रखते हैं मान, a का मान रखते हैं माइनस बी, एक ही जगह रख देते हैं माइनस बी और इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो और प्लस 2 एक ही जगह लिखेंगे माइनस बी और ये बी ऐसा का ऐसा। माइनस के बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस और ये माइनस गुणा होके -2 और b गुणा b हो जाएगा b का स्क्वायर। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गए 2b स्क्वायर प्लस के और -2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर घट जाता है और क्या बच गया? 0। अगर इसका मान 0 आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका गुणनखंड है। ठीक, तो आपको कोई पूछे कि बताइए इनमें से कौन सा गुणनखंड है, तो आप उस गुणनखंड को बराबर रख दो 0 के, और 0 के बराबर रख के कोई मान आए, वो मूल समीकरण में अगर आप रखते हैं, अगर उसका मान 0 हो जाए, इसका मतलब वो उसका गुणनखंड होता है। एक, एक सवाल देखते हैं, लिखिए जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड
निम्न में से कौन सा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए प्लस बी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी, ऑप्शन ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए प्लस बी स्क्वायर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए प्लस बी का क्यूब। ये ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। तो गुणनखंड निम्न में से कौन सा है? तो अगर गुणनखंड होगा इसका मतलब शेषफल क्या होगा? 0 बचेगा। तो जैसे ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ए प्लस बी। अगर ये गुणनखंड है इसका मतलब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, और 0 के बराबर रखने से ए का मान हो जाएगा माइनस बी। अगर ये ए का मान माइनस बी इसमें रखते हैं, तो अगर ये भी 0 हो जाए इसका मतलब ये गुणनखंड होता है। ये गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका होता है, चेक करने का तरीका होता है कि ये गुणनखंड है या नहीं है। वापिस समझिए, आपको अगर चेक करना है कि ए प्लस बी गुणनखंड है या नहीं है, तो अगर ये गुणनखंड है इसका मतलब शेषफल 0 बचेगा। और शेषफल 0 कब बचेगा? जब हम a प्लस बी को 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से a का मान माइनस बी इसमें रखेंगे। अगर इसको भी ये 0 कर देता है इसका मतलब ये गुणनखंड होता है। तो a का मान माइनस बी रखते हैं, तो यहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह a की जगह रखते हैं माइनस बी, और इसका स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, एक की जगह हमने माइनस बी रख दिया। माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस का बी हो जाता है, और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर कट के क्या आया? 0। अगर 0 आ गया इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो एक तरीका तो होता है ये वाला। अब देखते हैं दूसरा तरीका। हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है ये एक सर्वसमीका है, और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को आप एक बार लिख सकते हैं ए प्लस बी, और एक बार लिख सकते हैं ए माइनस बी। अब देखिए ये एक टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा आपस में गुणा हो रखे हैं, तो गुणा हो रखे हैं इसका मतलब ये भी इसका एक गुणनखंड है, और ये ए माइनस बी ये भी इसका एक गुणनखंड है। ऑप्शन ए में दिया गया था ए प्लस बी, इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड होता है। अगर ऑप्शन ए में होता ए माइनस बी तो भी ये इसका गुणनखंड हो जाता है। अगर ऑप्शन में ए माइनस बी होता तो हम ए माइनस बी को 0 के बराबर रखते और ए का मान आ जाता प्लस का बी। अब ए का मान प्लस का बी इसमें रखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह आपको रखना है बी, तो ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये भी इसका गुणनखंड है कौन? ए माइनस बी। ऑप्शन ए में ए प्लस बी है तो भी उत्तर हो जाएगा, और उसकी जगह ए माइनस बी होता तो भी उसका आंसर ए माइनस बी हो जाता। चलो एक और देखते हैं। एक सवाल लिखिए। एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का एक गुणनखंड निम्न में से होगा। ऑप्शन ए में एक्स प्लस वाई, ऑप्शन बी में एक्स माइनस वाई, ऑप्शन सी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ऑप्शन डी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आपको ज्ञात करना है कि एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का एक गुणनखंड निम्न में से कौन सा होगा। अब हम ऑप्शन से इसको सोल्व करते हैं। ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं, एक्स प्लस वाई, और अगर ये गुणनखंड होगा इसका मतलब इसका शेषफल है वो 0 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई को हम 0 के बराबर रख देते हैं। अब x का मान यहां से ज्ञात करते हैं तो आ जाएगा माइनस का y। x का मान माइनस वाई रखते हैं इसमें, तो ये x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब था। x की जगह हमें माइनस का y रखना है, माइनस वाई की क्यूब और माइनस वाई की क्यूब। माइनस की संख्या की घात विषम हो तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, और ये हो जाएगा y की क्यूब और ये माइनस वाई की क्यूब।
माइनस वाई की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये तो माइनस का 2y की क्यूब हो जाएगा। जीरो आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब क्या ये इसका गुणनखंड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए तो कट गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी को, x माइनस वाई। x माइनस वाई अगर इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसका शेषफल जीरो आएगा, तो इसको जीरो के बराबर रखते हैं। x का मान यहां से आ जाएगा प्लस का y, x का मान प्लस का y यहां रखते हैं, x की जगह रखेंगे तो y की क्यूब और माइनस y की क्यूब, ये आ गया जीरो। इस बार जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड होगा। ये तो सोल्व करने का तरीका हो गया ऑप्शन से। अब हम इसको डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका भी देख लेते हैं। तो आप सब जानते हैं x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये एक सर्वसमीका है, और इसका विस्तारित रूप हम लिख सकते हैं x माइनस वाई कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए इसके दो गुणनखंड है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। कौन सा है? ऑप्शन बी में x माइनस वाई। तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा। तो अगर आप इसका ये रूप लिख पाते हैं तब तो ऐसे कर लीजिए, अगर आप ये रूप नहीं लिख पाए तो ऑप्शन वाला तरीका मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन वाला तरीका सारे सवाल में लग सकता है। ठीक, तो नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ सवाल लिख देता हूं और उनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो इसको सरल करने का तरीका देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार का कोई सवाल दिया हो जिसमें x की घात 2 हो, उसके बाद में एक घात हो और उसके बाद में जीरो घात हो, जीरो घात का मतलब x का पद वहां पे हो ही नहीं, अर्थात x की घात जीरो का मतलब होता है एक। तो यहाँ x है वो नहीं है, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं x की घात जीरो। ठीक, तो अगर घटते क्रम में घातें दी हुई हो, जैसे दो घात फिर एक घात और जीरो घात, तो हम इस बीच वाले 10x के ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर, देखो यहाँ वाला अचर पद देखना, यहाँ पे अचर पद क्या है? एक है, और यहाँ पे कितना है? 25। भाई अक्ष स्क्वायर है तो कितने अक्ष स्क्वायर है? एक अक्ष स्क्वायर है, तो एक को 25 से गुणा करेंगे तो 25। इसका मतलब गुणा करने पर तो आना चाहिए 25, और हम जोड़ें या फिर घटाएं तो आना चाहिए 10x, अर्थात जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए कितना? 10। आप केवल संख्याओं का ध्यान रख लेना, अक्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब इसको इससे गुणा किया तो 25 गुणा अक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 अक्स स्क्वायर, और जोड़े या घटाए तो हो जाएगा 10x। तो अक्स को आप एक बार भूल जाइए, केवल संख्याओं को देख लीजिए। तो गुणा करें तो आ जाए 25 और जोड़े या घटाए तो आ जाए 10, और चिन्ह किसका आना चाहिए? प्लस का, दोनों में ही प्लस का आना चाहिए, गुणा करें तब भी प्लस का और जोड़े या घटाए तब भी प्लस का। तो बताइए इस 10x के क्या टुकड़े करें? तो एक हो जाएगा टुकड़ा 5 और दूसरा टुकड़ा भी 5, तो 5x और 5x हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 10x को लिख सकते हैं 5x प्लस 5x। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि वापिस जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा और प्लस इधर हो गया 25। अब देखिए इन शुरू के दो पदों में कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो आपने x को कॉमन लिया तो ये हुआ x प्लस 5। अब दूसरे पद में क्या कॉमन आ रहा है? 5, तो आपने प्लस का 5 इसको कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा? x, और 25 में से 5 कॉमन ले लिया तो बचा 5, वापिस गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखो इस पद में, क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक पद है और यहां से लेके यहां तक दूसरा पद है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? फिर से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो आपने इसको कॉमन ले लिया x प्लस 5 को। जैसे ही कॉमन लिया तो यहां बच गया x, और x प्लस 5 को कॉमन लिया तो यहां बच गया प्लस का 5। अब आपके पास में आ गया x प्लस 5 गुणा x प्लस 5। तो हमने इसके गुणनखंड किए तो ये आ गए। अब बताइए ये गुणनखंड है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि x प्लस 5 एक टुकड़ा है और दूसरा टुकड़ा भी x प्लस 5 है, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों गुणा होके वापिस ये आ जाएगा। तो इसका हमने परिवर्तित रूप ये लिखा, और ये जो दोनों टुकड़े हैं वो आपस में गुणा हो रखे हैं,
इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो बीजीय व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाली संख्या आ जाए और दोनों टुकड़ों को गुणा करने से पहले और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तब तो 9 गुणा 1 आ जाए 9, तो गुणा करने पर तो आना चाहिए 9 और जोड़ने या घटाने पर आ जाए 6। जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 6 और किसका आना चाहिए प्लस का। इसका मतलब इसके क्या टुकड़े होंगे 3 और 3 अर्थात 3x प्लस 3x हम इसको लिख सकते हैं। तो आपने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। अब इन दोनों में शुरुआत के दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो आपने लिया x को कॉमन। यहाँ पे क्या बचा x प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 3, तो आपने कॉमन लिया। यहाँ पे बच गया x प्लस यहाँ पे बच गया 3। अब देखिए इसमें भी x प्लस 3 और इसमें भी x प्लस 3 और बीच में प्लस का निशान, इसका मतलब यहाँ तक एक पद अलग है और यहाँ तक एक पद अलग है। दोनों में x प्लस 3 को कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ पे क्या बचा x और प्लस का ये 3, क्योंकि ये कॉमन आ चुका है। अब एक टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये, दोनों टुकड़े आपस में गुणा हो रखे हैं, तो ये हो गया भाई गुणनखंड। क्योंकि गुणनखंड का अर्थ यही होता है कि आपने जितने भी टुकड़े किए हैं वो सारे टुकड़े आपस में गुणा के रूप में होने चाहिए। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। बताइए इस बार टुकड़े क्या होंगे कि गुणा करें तो आ जाए 12 और जोड़ें या घटाएं तो आ जाए 4। बताइए क्या टुकड़े होंगे, तो बताओ 6 और 2। बिल्कुल सही। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x, जोड़ेंगे तो 6 और 2 हो जाएंगे 8, गुणा करेंगे तो 6 गुणा 2 हो जाएंगे 12। ये लिखा आपने 12। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो बच गया x प्लस 6 और यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2 और यहाँ पे बच गया x प्लस 6। x प्लस 6 x प्लस 6 फिर से कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 6, तो यहाँ पे बच गया x प्लस यहाँ पे बच गया 2। देखिए पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, दोनों टुकड़े आपस में गुणा के रूप में है, इसका मतलब इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आपको एक बात और बता देते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि x प्लस 6 और दूसरा गुणनखंड है x प्लस 2, ये दोनों इसके गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड है इसका मतलब x प्लस 6 का भाग देंगे तो भी शेषफल 0 आएगा, दूसरा x प्लस 2 का भाग देंगे तो भी शेषफल 0 आएगा। इसको एक गणितीय संख्या के रूप में समझते हैं। जैसे 10 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 5, अर्थात 2 भी एक गुणनखंड है और 5 भी एक गुणनखंड है। अगर मैं इस 10 में किसी भी एक गुणनखंड का भाग दूं, जैसे मैंने भाग दिया 2 का, तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगर इसी 10 में मैं दूसरी संख्या अर्थात दूसरे गुणनखंड 5 का भाग दूं तो भी भाग पूरी पूरी बार जाएगा और कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो आप पहले नोट करके एक लिख लीजिए कि नोट किसी भी बीजीय व्यंजक में अथवा गणितीय संख्या में, किसी भी बीजीय व्यंजक में अथवा गणितीय संख्या में उसके गुणनखंड का भाग देने पर, उसके गुणनखंड का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाता है, भाग पूरा पूरा चला जाता है। इस कारण शेष हमेशा शून्य बचता है। इस कारण शेष हमेशा शून्य बचता है। ये चीज आपने नोट कर ली। चलो जी वापिस आते हैं अपने इस सवाल पे। यहाँ पे मैंने कहा कि इसके गुणनखंड ये हैं x प्लस 6 और x प्लस 2। इसका मतलब आप किसी भी एक गुणनखंड का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0। अब अगर शेषफल 0 आएगा तो आप गुणनखंड को बराबर रखिए 0 के, तो x प्लस 6 बराबर आपने रखा 0। यहाँ से x का मान ज्ञात किया तो आ गया माइनस का 6।
अब ये जो माइनस का 6 है अगर इसमें रखूं तो अगर इसको 0 कर दे तब प्रूफ हो जाएगा कि ये जो x प्लस 6 है वो इसका गुणनखंड है। तो रखते हैं मान x² प्लस 8x प्लस 12 में x की जगह आपको रखना है माइनस का 6, तो आपने रखा माइनस का 6 इसका स्क्वायर और ये 8 और x की जगह रखा माइनस का 6 प्लस 12। माइनस 6 के स्क्वायर का मान हो जाएगा 36 और ये 8 गुना होगा 6 से, तो चिन्ह किसका आएगा, ये माइनस का और ये प्लस का। 8 गुना 6 48 और प्लस 12, ये प्लस का 36 और प्लस का 12 जोड़ते हैं तो होता है 48 और ये माइनस 48। 48 में 48 चला गया और क्या बचा, 0। जैसे ही 0 बचा अर्थात इसका मान 0 आया तो ये प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया कि x प्लस 6 है वो इसका एक गुणनखंड है। दूसरा अगर हम चाहें कि ये जो x प्लस 2 है क्या ये भी इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो प्रूफ करने के लिए हम x प्लस 2 को बराबर रखेंगे 0 के। यहाँ से x का मान ज्ञात किया तो क्या आया, माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 हम मूल समीकरण में रख देते हैं x² प्लस 8x प्लस 12 में। तो x का मान इस बार रखना है माइनस का 2 इसका स्क्वायर प्लस 8 गुणा x का मान माइनस 2 प्लस 12। माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4 प्लस, अब यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, तो प्लस और माइनस गुणा होके माइनस 8 गुणा 2 हो जाएगा 16 और ये प्लस का 12। प्लस का 12 और प्लस का 4 जुड़ के होते हैं 16 और ये माइनस 16। 16 में से 16 गया तो 0। इसका मतलब ये भी सिद्ध हो गया कि x प्लस 2 जो है वो भी इसका एक गुणनखंड है। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि गुणनखंड चेक करने के लिए कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम गुणनखंड को 0 के बराबर रख देते हैं। उसके बाद में जो x का मान आता है वो मूल समीकरण में रख देते हैं। अगर मूल समीकरण का मान 0 हो जाए तो इसका मतलब वो उसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं हो इसका मतलब वो उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो 3 सवाल हमने सोल्व कर लिए हैं। चौथा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है x² प्लस 4x माइनस 21। लिखते हैं इसको x² माइनस 4x माइनस 21, सॉरी प्लस 4x माइनस 21। अब इसको सरल करते हैं। इस बार आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर ये प्लस का 1 है x² और ये माइनस का 21 है, गुणा होके तो आना चाहिए माइनस का 21, गुणा करने पे माइनस का 21। जोड़े या घटाएं तो आना चाहिए प्लस का 4, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए प्लस का 4। अब देखिए यहाँ पे गुणा करें तो 21, इसका मतलब 7 3 21 होता है और 7 और 3 का अंतर है वो 4 होता है। आपको बचाना है प्लस का, इसका मतलब 7x को तो लिखना होगा प्लस का और 3x को लिखना होगा माइनस का, तभी 7x में से 3x जाएगा तो 4x बचेगा। ये प्लस का लिया और ये माइनस का लिया, जब गुणा करेंगे तो चिन्ह भी है वो माइनस का आ जाएगा। और पूरा अगर अपन लिखें तो गुणा करने पर तो 21 x² से गुणा होगा तो 21 x² आएगा और जोड़े या घटाने पर 4x आना चाहिए। देखिए 7x में से 3x जाएगा तो 4x बचेगा, बिल्कुल सही बात है। जब 7x को 3x से गुणा किया तो संख्या संख्या से गुणा होके 21 हो जाएगा, x है वो x से गुणा होके x² हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का चिन्ह होके माइनस 21 हो जाएगा, तो माइनस 21 x²। देखिए यही आ रहा है। ठीक, तो टुकड़े करना तो आप सीख चुके हैं। अब हम वापस लिख देते हैं x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। इन शुरू के दो में कॉमन लेते हैं तो x आ गया कॉमन, यहाँ पे बच गया x प्लस 7 और यहाँ पे कॉमन क्या आया, एक तो माइनस का चिन्ह और दूसरा 3। यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, बचा क्या, प्लस का। माइनस माइनस कट गया, बचा क्या, प्लस का। 3 का भाग 21 में कितनी बार, 7 बार। अब वापिस कॉमन आया x प्लस 7 और x प्लस 7, तो कॉमन लिया x प्लस 7 को, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 3। अब देखिए दोनों जो टुकड़े हैं वो गुणा के रूप में है, अर्थात इसका गुणनखंड x प्लस 7 गुणा x माइनस 3 हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है x² प्लस 2x माइनस 15। लिख लेते हैं x² प्लस 2x माइनस 15। आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं
तो इस बार गुणा करने पर आना चाहिए -15, गुणा करने पर आना चाहिए -15, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए कितना, +2। तो बताइए ऐसी संख्या क्या होगी। 5 गुणा 3, 5 3 15 होता है। 5 में से 3 घटाए तो 2 बचता है। इसका मतलब आपको 5 अक्ष को प्लस का लेना होगा और 3 अक्ष को माइनस का लेना होगा। तो 5 अक्ष में से 3 अक्ष जाएगा तो प्लस का 2 अक्ष बच जाएगा। गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस गुणा होके माइनस का हो जाएगा। बाकी को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अब हम इन शुरू के दो में कॉमन लेंगे। कॉमन आया x, तो यहाँ बच गया x, और ये प्लस का चिन्ह था तो प्लस, और यहाँ पे 5। माइनस कॉमन लिया और माइनस का 3 भी कॉमन लिया। यहाँ पे बच गया x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 का भाग कितनी बार, 5 बार। वापिस x प्लस 5 को कॉमन लिया तो ये हुआ x प्लस 5। यहाँ पे बच गया x और -3। अब देखिए दोनों टुकड़े आपस में गुणा है, इसका मतलब इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। तो ये तरीका है भाई गुणनखंड करने का। अब सवाल नंबर देखते हैं 6। सवाल नंबर 6 थोड़ा सा अलग टाइप का है। 5 सवाल अगर आपके समझ में आ गए, इसका मतलब आप टुकड़ा करने वाली जो विधि है वो आप सीख चुके हैं। अब सवाल नंबर 6 देखिए, इसमें लिखा हुआ है 49x² - 36। यहाँ पे केवल दो पद है, और पहला पद है वो किसी संख्या का स्क्वायर है, दूसरा पद है वो भी किसी संख्या का स्क्वायर है। तो चेक करते हैं कौन सी संख्या का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, x का स्क्वायर होता है x², अर्थात ये 7x पूरे का स्क्वायर है माइनस 36 होता है 6 का स्क्वायर। अब देखिए 7x को अगर मैं a मानूं तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और 6 को मैं b मानूं तो -b का स्क्वायर। तो जब a² - b² होता है तो आप इसको एक बार प्लस में a प्लस बी लिख सकते हैं, गुणा एक बार माइनस में a माइनस बी लिख सकते हैं। तो आपने एक बार a अर्थात 7x प्लस b मतलब 6, और एक बार 7x माइनस बी अर्थात 6। एक बार 7x प्लस 6 होगा, एक बार 7x माइनस 6 होगा। अब इसके दो टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़े आपस में गुणा है, इसका मतलब गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। आपने सवाल नंबर 6 अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पे 49 है वो 7 का स्क्वायर है, और ये x है वो x का स्क्वायर है। तो इसको आप 7x का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a² - b² हो गया। तो a² - b² होता है एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो आपने इसको सरल करके लिख दिया इस रूप में, और ये दोनों टुकड़े आपस में गुणा है, अर्थात ये इसका गुणनखंड रूप है। अब सवाल नंबर 7 देखते हैं, समझ में आ गया होगा शायद, बहुत ही इजी है। 64a² - 25। अब 64 जो है वो किसका है, 8 का, और a² एक का स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8a का होल स्क्वायर माइनस 5 किसका वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। ये a कोई पद है इसका स्क्वायर माइनस दूसरा पद है उसका स्क्वायर। तो आप एक बार तो पहले पद में दूसरा जोड़ के लिख दो, अर्थात 8a प्लस 5 लिख दो, और एक बार 8a माइनस 5 लिख दो। ये हो गया a प्लस बी और ये a माइनस बी, दोनों टुकड़े आपस में गुणा हो रखे हैं, अर्थात ये क्या है, गुणनखंड है। तो आपने गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है k गुणा a प्लस k गुणा b। यहाँ पे k का मतलब है कोई भी एक नियतांक है, अर्थात कोई संख्या हो सकती है जैसे 2 3 4 5 कुछ भी, और वो किसी चर पद a से गुणा हो रखा है, और वही संख्या k किसी अन्य चर पद b से गुणा हो रखा है। अर्थात ये ऐसे हो सकता है 2a प्लस 2b, ये हो सकता है 3a प्लस 3b, ये हो सकता है 10a प्लस 10b। अर्थात यहाँ पे जो k का मान है वो एक गणितीय संख्या है, अर्थात अचर पद है, और a और b है वो चर पद है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। अगर ऐसा लिखा रहता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 10 कॉमन ले लेते, इस स्थिति में 3 कॉमन लेते, और इस स्थिति में 2 कॉमन लेते। अब 2 3 10 ये लिखा हुआ नहीं है, इसकी बजाय क्या लिख दिया k, तो कॉमन क्या आ जाएगा,
के, तो आपने लिया के को कॉमन। जैसे ही के कॉमन लिया, यहाँ पे बचा a और ये बचा प्लस b। अब ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। आप इसको कह सकते हैं कि ये पहला पद गुणा दूसरा पद, अर्थात पहला टुकड़ा गुणा दूसरा टुकड़ा। तो ये जो टुकड़े हैं अर्थात जो खंड है वो आपस में गुणा हो रखे हैं, तो ये कहलाएंगे गुणनखंड। तो अगर आपको इस प्रकार के पद दिए हुए हो जिसमें प्लस का चिन्ह लगा के दोनों पदों को सेपरेट कर दिया हो, तो आप उनमें से जो कॉमन संख्या है उसको कॉमन लेके आप गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक गुणनखंड का रूप प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में लिखा हुआ है के ए प्लस के बी, उसके बाद में एल ए प्लस एल बी, उसके बाद में एम ए प्लस एम बी। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल, क्या? के। तो आपने लिया के को कॉमन। यहाँ पे क्या बचा? a प्लस बी। दूसरे पद में कॉमन क्या है? l, तो आपने l को कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया a प्लस बी। आपने यहाँ पे m को कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया a प्लस बी। अब देखिए तीनों पदों में a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी कॉमन है, तो आप एक साथ में a प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बच गया k प्लस यहाँ पे बच गया l प्लस यहाँ पे बच गया m। अब देखिए ये एक टुकड़ा है और दूसरा टुकड़ा ये है, आपस में दोनों गुणा हो रखे हैं, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड रूप प्राप्त हो चुका है। तो आपने सीखा कि किसी भी बीजीय व्यंजक जो प्लस या माइनस से सेपरेट किया हुआ हो, जैसे ये और ये सेपरेट है माइनस से, ये प्लस से सेपरेट है और ये माइनस से सेपरेट है, या दोनों प्लस और माइनस से सेपरेट किए हो, तो उनको वापिस ऐसे टुकड़ों के रूप में लिखना जो आपस में गुणा हो रखे हो, वो गुणनखंड रूप हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस प्रकार से बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी कल की क्लास में हम इससे पूछे गए रीट की परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और कुछ हम अभ्यास प्रश्न करेंगे।